हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। एक बार फिर आपका स्वागत है गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं फिर एक नया टॉपिक्स, प्रकाश का परावर्तन। ये साइंस का टॉपिक्स है, विज्ञान का टॉपिक्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम बात करते हैं बिना लाग लपेट के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स की। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश जो होता है, प्रकाश की किरणों का किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश की जो श्वेत किरणें हैं जो सूर्य से निकलती हैं, अगर वो किसी तल से टकराएं और टकरा करके जिस माध्यम से गई हैं फिर लौट करके उसी माध्यम में जब आ जाती हैं तो उन्हें प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के एक समतल दर्पण को लेकर के हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यह एक दर्पण है जिसके एक तरफ कालिख किया गया है और इस कालिख किए गए पोर्शंस को परावर्तक तल बोलते हैं और इसी तल पे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परावर्तक तल क्या होता है। देखिए, जो परावर्तक तल होता है, ये जिस तल पर प्रकाश की किरण डाली जाती है उसे परावर्तक तल कहा जाता है। यानी ये तल है, ये दर्पण है और इस दर्पण पे प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, तो इस तल को हम परावर्तक तल बोलते हैं। तो प्रकाश की किरण जिस तल पे डाली जाती है उसे प्रकाश का परावर्तक तल कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपतित किरण की। तो आपतित किरण क्या होता है कि परावर्तक तल पर जो किरणें डाली जाती हैं, आप देख सकते हैं ये किरण है और ये किरण डाली जा रही है इस परावर्तक तल पे। तो परावर्तक तल पे जो किरणें डाली जाती हैं उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण डाली जाती है, आपतित होती है, तो परावर्तक तल के जिस बिंदु पे किरणें आपतित होती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ये भी चीज़ जानना इम्पॉर्टेंट है कि आपतन बिंदु क्या होता है। तो आपतन बिंदु हम उसे कहते हैं कि परावर्तक तल के जिस बिंदु पर किरणें आपतित होती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या होता है? परावर्तित किरणें जो होती हैं वो होती है कि आपतन के बाद, यानी जब हम किरणों को आपतित करते हैं तो आपतन के बाद जो किरण परावर्तित होकर वापस आती है उसे ही हम परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं, आप देख सकते हैं इस फिगर में जो है दर्शाया गया है कि ये किरण आपतित होती है और ये आपतन बिंदु पर टकराई और टकराने के बाद जिस माध्यम से, ये माध्यम मान लीजिए सपोज दीजिए ये निर्वात था हमारा, तो निर्वात से अगर प्रकाश की किरण डाली गई थी तो परावर्तन के बाद फिर निर्वात में ही वापस चली आई। तो जो किरणें परावर्तित होकर सेम मीडियम में आती हैं उन्हें हम बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आप देख सकते हैं ये परावर्तित किरण हमारी हो गई जो वापस होकर पुनः इसी मीडियम में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं अभिलंब की। तो देखिए, जो आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु से परावर्तक तल पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये है हमारा परावर्तक तल और ये था हमारा आपतन बिंदु। अगर इस आपतन बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, आप देख सकते हैं ये 90 अंश समतल पे कोण बनाते हुए अगर एक रेखा खींच दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं अभिलंब। उसके बाद आता है आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? देखिए, आपतन कोण जो होता है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। ये आपतित किरण था और अभिलंब था, इसके बीच का जो कोण बन रहा आई इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। इसके बाद होता है एक परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण क्या होता है? देखिए परावर्तन कोण जो होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं। ये किरणें जो परावर्तित हुई है और जो अभिलंब डाला गया है इस पे, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। समतल दर्पण में सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि समतल दर्पण में जो आई और आर है ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है। और मैं मान लिया कि ये दोनों थीटा के बराबर हो गए तो हम इसको भी थीटा कर सकते हैं, इसको भी थीटा कर सकते हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो सकते हैं। देख सकते हैं ये समतल दर्पण है, अगर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं तो ये आपतन बिंदु से विलंब हम डाल दें, और ये किरणें परावर्तित किरण है तो ये जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसको मान लिया कि ये थीटा है। तो ये था हमारा जो है आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब किसे कहा जाता है, उसके बाद आपतन कोण क्या होता है, और फिर हमने देखा इसमें कि हमारा परावर्तन कोण क्या होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो है परावर्तन के, इसको आना चाहिए। जब ये आएगा तभी जाकर के जो है आगे की चीज़ें आप कर पाएंगे या कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफिनीशंस हमने जो है दिया है, इस डिफिनीशंस को आप देख सकते हैं, हमने इसको बताया। अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम की। तो देखिए परावर्तन का कुछ नियम होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो परावर्तन यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस दो प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम है। प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम ये होता है कि जो आपतन कोण का मान जो है आई, वो परावर्तन कोण के मान आर के सदैव बराबर होता है। यानी अगर समतल दर्पण है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान आपस में बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोण आर जो है कोण आई के बराबर होगा, यानी परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये पहला रूल है। कभी भी परावर्तन के नियम में पहला नियम कहा गया तो आप यही कहेंगे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड रूल्स की, द्वितीय नियम का। तो परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान रखेंगे इन तीनों का प्लेन एक होता है। अगर हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया तो अगर उस प्लेन में आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, तो अभिलंब भी उसी प्लेन में ही होगा। तो ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, और ये था हमारा जो है परावर्तन का दूसरा नियम। तो ये दो नियम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम इसको कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है परावर्तन के नियम। अब इसके बाद हम बात करेंगे समतल दर्पण की गुण या समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की। देखिए ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण पे एक वस्तु यहाँ पे रखी गई है जिसकी हाइट O है। तो एक वस्तु AB है और जब हम इस वस्तु से प्रकाश की किरणों को इस तल पे आपतित करेंगे तो देखिए जब किरणें जब हम इस पे आपतित हो रही है, तो जब ये आपतित हो रही है तो आप देख सकते हैं ये तल पे 90 डिग्री पे आपतित हो रही है। तो जब 90 डिग्री पे आपतित हो रही है तो जो परावर्तित किरण होगी वो भी 90 डिग्री पे ही वापस जाएगी। तो आप देख रहे थे कि जिस मार्ग से किरणें आपतित हुई थी पुनः उसी मार्ग में परावर्तित हो गई। और हम इसको जब आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, दूसरा एक और किरण हम डालेंगे इसके ध्रुव से। तो इसके ध्रुव से जब किरणें डालेंगे, सपोज दैट हमने जो है थीटा एंगल पे जो है किरण को जो है यहाँ आपतित किया। तो जब थीटा एंगल पे किरण को आपतित किया तो ये थीटा एंगल पे ही किरणें क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो देखिए ये किरणें हमारा परावर्तित होगी और ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब इस परावर्तित किरण को आगे बढ़ाएंगे तो दो परावर्तित किरणें जहाँ पे कट करती हैं वहाँ पे इमेज बनता है। आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि दो परावर्तित किरणें जहाँ पर एक दूसरे से मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पीछे जो है मिलती हुई प्रतीत हो रही है, एक्यूरेट मिल नहीं रही है बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और यहीं पर हमारा इमेज बनेगा A' B', यानी इमेज की लंबाई I है। तो देख सकते हैं कि जितना बड़ा वस्तु था
प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने दूरी पर था, ध्यान रखेंगे, जितने दूरी पे हमने देखा कि x दूरी पे वस्तु रखी गई थी, तो ये प्रतिबिंब भी x दूरी पे ही बना है, किंतु दर्पण के पीछे बना है। तो मैंने बताया था आपको जो है इसके पहले वाली क्लास में कि वस्तु जिस तरफ रखी गई हो, अगर प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है तब उल्टा और वास्तविक होता है, किंतु जिधर वस्तु हो और प्रतिबिंब उसके विपरीत बने, यानी दर्पण के पीछे बने, तो वस्तु हमेशा सीधा होता है और आभासी होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ हमारा कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी दर्पण के पीछे बनता है। एक चीज़ और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है। तो समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है, और त्रिज्या अनंत होने की वजह से इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है, क्योंकि फोकस दूरी का सूत्र होता है r/2, और r की जगह पे जब इनफाइनाइट रखेंगे, अनंत रखेंगे, तो अनंत में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो उसकी वैल्यू अनंत ही आती है। तो अंत में ये पता चला हमको कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये भी कई बार कंपटीशंस में पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछा जा सकता है। तो समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है और इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा होता है और ये कहीं जो है कर्व नहीं बनाता, इस वजह से इसकी त्रिज्या नियत नहीं होती है। दूसरी बात हम बात करेंगे, एक चीज़ और हमने देखा कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हमेशा सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और वस्तु के बराबर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और उतने ही दूरी पर बन रहा है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा AB है वो A', B' के बराबर है, अर्थात O जो है I के बराबर है, O जो है ऑब्जेक्ट की लेंथ है और I इमेज की लेंथ है। और जितनी दूरी पर रखा गया था, हम कह सकते हैं कि जो PA है वो PA' के बराबर होगा, x के बराबर है। इसके बाद जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसकी अगली प्रॉपर्टी ये है कि समतल दर्पण के सामने जिस गति से कोई वस्तु दर्पण की ओर बढ़ती है, उसके दोगुने गति से प्रतिबिंब दर्पण की ओर आता हुआ प्रतीत होता है या आता है। आप देख सकते हैं ये समतल दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु है, अगर ये u स्पीड से जो है दर्पण की ओर जा रहा है, तो इसके जो इमेज है, सपोज दैट ये वस्तु AB है और इसका इमेज A', B' है, तो इसकी जो स्पीड है इसके डबल स्पीड से, अगर यह u था तो यह 2u से दर्पण की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। तो ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था। उसके बाद जो है एक चीज़ और हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और ये चीज़ है कि समतल दर्पण के सामने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रख दी जाए और उस वस्तु को घुमाया जाए, तो उसका प्रतिबिंब के घूमने का क्राइटेरिया क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को जिस कोण से घुमाते हैं, प्रतिबिंब उसके दोगुने कोण से घूम जाता है। यानी समतल दर्पण के सामने अगर एक कोई वस्तु हमने ऐसे रखा है और अगर इसको हम अगर थीटा डिग्री से ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है हमेशा इसके डबल एंगल से घूमता है, और ये भी जो है जानना आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। इसके बाद जो है एक और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि समतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम अपने से हाफ लंबाई का दर्पण होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर वो 10 सेंटीमीटर का जो है एक वस्तु जो है दर्पण के सामने रखता है, तो कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर लंबा दर्पण होना चाहिए उसके पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए। और अगर 5 सेंटीमीटर से छोटा दर्पण है और 10 सेंटीमीटर के फुल प्रतिबिंब को देखना है तो कभी नहीं देख पाएगा। इस वजह से कम 5 या 5 से अगर बड़ा जाकर दर्पण होगा, तब जाकर के 10 सेंटीमीटर वस्तु को वो आसानी से देख पाएगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम अपने से आधे लंबाई का दर्पण होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, एक पॉइंट है पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे कि जब हम अपने प्रतिबिंब का
जब हम किसी प्रतिबिंब को, जैसे मान लीजिए अगर हमारे दर्पण के सामने जो हम खड़े हैं और मैं अपने प्रतिबिंब को देख रहा हूँ, तो जब हम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देखते हैं तो बायां भाग दायां तथा दायां भाग बाएं दिखाई देने लगता है। आप देखिएगा, वाच करिएगा, समतल दर्पण के सामने आप अपने चेहरे को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बायां वाला पोर्शन मिरर में दाहिने तरफ दिखता है और आपका दाहिना वाला पोर्शन मिरर में बाएं तरफ दिखता है। तो ये जो घटना है, इसी घटना को हम बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पार्श्व उत्क्रमण। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। जो हमारी लाइट रेज है, जो सूर्य से श्वेत किरण निकलती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहला प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलती है, ध्यान रखेंगे, कभी कर्वियल नहीं चलती है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जो है मूव करती है। दूसरा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उस रूप में ही ये मूव करती हैं। तीसरा है प्रकाश की सहायता से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं, ध्यान रखेंगे। परावर्तन होता है जब किसी वस्तु पे प्रकाश की किरण डाली जाए और जब वो परावर्तित होकर वो किरणें जब हमारे आँख पे आती है तब जब कोई वस्तु दिखाई देती है। तो परावर्तन होना चाहिए, और परावर्तन तभी होगा जब आपके पास प्रकाश होगा। प्रकाश ही नहीं होगा, जब वहाँ से श्वेत किरण आएगी नहीं तो फिर परावर्तन कहाँ से होगा। यही वजह है कि अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश नहीं रहता है, वहाँ परावर्तन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो प्रकाश की सहायता से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ध्यान रखेंगे, एकदम निर्वात हो, वैक्यूम हो, वहाँ भी ये प्रकाश जो है चलती है। और निर्वात में जो इसकी चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो कभी भी जो है अगर जो है पारदर्शी माध्यम है तो पारदर्शी माध्यम से परावर्तन नहीं होता है, अपवर्तन होता है। अगर माध्यम के एक तरफ कालिख पोत दिया जाए तब जाकर के प्रकाश की किरणें टकराती है और फिर उसी माध्यम में लौट आती है। लेकिन कालिख न पोता जाए, अगर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अगर मीडियम हो तो एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है और इस घटना को ही जो है हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद जो है जो दृश्य प्रकाश होता है, यानी सूर्य से जो किरणें हमको आती है, जो हमको दिखाई देती हैं, उनका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से लेकर के और 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। ये एंगस्ट्राम जो होता है ये एक यूनिट है दूरी का। और इसके बाद जो है हम बात करेंगे प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, कि प्रतिबिंब की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या अगर n हो तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं n निकालने का फार्मूला आता है 360/θ-1। जैसे ये 2 समतल दर्पण है और 90 डिग्री पे अगर रखा गया है, अगर इसके बीच में किसी वस्तु को रख दिया जाए तो पूछा जाएगा कि इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो अगर 90 डिग्री पे है तो इस फार्मूले पर रखेंगे तो 360/90 हो जाएगा, और 360 में 90 का डिवाइड कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा, और 4 में से जब 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। अर्थात समकोण पर झुके 2 समतल दर्पण के बीच अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो इसके 3 प्रतिबिंब बनते हैं। और इसी तरह जो है चाहे जिस एंगल पर रखा जाए, इस फार्मूले से हम प्रतिबिंबों की संख्या आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये था मेरा प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन का नियम क्या होता है, और प्लस श्वेत प्रकाश क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। इस सारा का जिक्र जो है हमने जो है इस अध्याय में किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूरा वीडियो को देखेंगे। और अगर कोई भी नया जो है बंदा जो है अगर हमारे वेबसाइट पे या हमारे जो है यूट्यूब चैनल्स पे मेरे वीडियो को देख रहा हो, अगर उसको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और आपके पास क्या समस्या है, आगे हमें कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, इसके बारे में भी जो है हमें समय समय पर निर्देशित करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।